चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास। पहली चीज तो आज हमारा फोकस रहेगा ऑन द लिक्विडिटी रेशियो। अंडर दिस वी हैव डिस्कस देयर आर टू रेशियोज, वन इज करंट रेशियो एंड वन इज क्विक रेशियो। तो इसके अंडर में दो रेशियोज रहेंगे आपके। कौन कौन से रेशियोज रहेंगे? वन इज करंट रेशियो एंड वन इज क्विक रेशियो। एंड क्विक रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? लिक्विड रेशियो। and it is also called as what? Acid test ratio. ठीक। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। एंड क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था यहाँ पे कि ओनली फॉर दिस करंट रेशियो आपको लूज टूल्स जो रहेंगे हमारे पास, इट विल नॉट बी काउंटेड एज करंट एसेट, not to be counted as current asset. Quick asset जो हमारे पास रहेंगे, it is current asset minus prepaid expenditure minus inventory. तो ये आपका रहेगा क्विक एसेट का फॉर्मूला। ठीक, स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली सम्स को करेंगे अभी हम लोग, उससे आपको जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। आपको दिख रहा होगा कुछ सम्स स्क्रीन पे। एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं सम को। तो क्वेश्चन नंबर 11 से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। जिस तरह को मैंने आपसे बोला था कि इन सब क्वेश्चन में आपको डेटा मैनिपुलेशन आना चाहिए। तो सबसे बेस्ट वे क्या होता है, आपके माइंड में आप एक फॉर्मेट रखो बैलेंस शीट का, क्योंकि वो फॉर्मेट अगर रहेगा तो आपका सम बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो मैं आपको फिर से आपको दूंगा फॉर्मेट यहाँ पे, बिकॉज ये फॉर्मेट आपको पूरे चैप्टर में बहुत हेल्प करता है। तो अपने माइंड में एक फॉर्मेट क्या रखना है आपको बैलेंस शीट का, कि दो साइड है मेरे पास बैलेंस शीट की, वन इज लायबिलिटी वन इज एसेट। यहां पर हम लोग शो करते हैं अपना शेयर कैपिटल एंड ऑल, जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह भी आ जाएगा आपका। इसके सम को मैं यहां पर क्या बोलता हूं? इक्विटी। फिर हम दिखाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लोन्स वगैरह दिखाते हो, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसको मैं इस चैप्टर में क्या बोल रहा हूं? डेब्ट। फिर आपका आएगा करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर हम क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल वगैरह शो करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको टोटल डेप्ट वर्ड भी यूज किया होगा। तो टोटल डेप्ट अगर कहीं वर्ड यूज किया है तो टोटल डेप्ट जो हमारा होता है, इट इज द सम ऑफ डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट इज द समेशन ऑफ नॉन करंट प्लस करंट लायबिलिटी। ऑन द एसेट साइड यू विल हैव फिक्स्ड एसेट, जिसमें प्लांटेड मशीनरी, बिल्डिंग एंड ऑल रहेगा आपका। देन यू विल गेट द करंट एसेट। किसी भी बैलेंस शीट के जो टोटल एसेट्स होंगे, इट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? टोटल लायबिलिटी। ये फॉर्मेट अपने वॉल पे कहीं पेस्ट कर लो आप जहां पढ़ते हो, बिकॉज आधे सब में आपको मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत करना है डेटा का, तो वो मस्ट है, वो आना चाहिए। दूसरी चीज, वर्किंग कैपिटल जो हमारा रहेगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अभी हम लोग सम को स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये इस बुक में अराउंड 200 सम है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 तो इजी सम होना चाहिए ना, बट आपको यहीं से डेटा का मैनिपुलेशन देखना है। अभी देखो आपके पास क्वेश्चन में दिया क्या है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल गिवन है। कितना गिवन है? 1,92,000 रुपीज। आपके पास लॉन्ग टर्म डेप्ट गिवन है। लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब नॉन करंट की लायबिलिटीज कितनी गिवन है? 80,000 रुपीज की। आपके पास टोटल डेप्ट गिवन है, विच इज एज रुपीज 2 लाख। और आपसे पूछा क्या है? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ना आपके पास डेटा में करंट एसेट गिवन है, ना ही आपको करंट लायबिलिटी गिवन है, कुछ भी नहीं दिया आपको। तो बट आपको यहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो आप अभी बैलेंस शीट से कोरिलेट करो इसको। मैंने क्या बोला आपको? अभी देखो, लॉन्ग टर्म की जो लायबिलिटीज है और करंट लायबिलिटीज के सम को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल डेप्ट। इसके सम को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल डेप्ट। दैट मीन्स टोटल डेप्ट मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो टोटल डेप्ट विल बी इक्वल टू लॉन्ग टर्म की जो लायबिलिटी रहेंगी मेरी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट इज गिवन एज रुपीज 2 लाख।
दैट विल बी इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है मेरे पास 80,000 रुपीज, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा करंट लायबिलिटी। तो मेरा करंट लायबिलिटी यहां पर कितना आ गया 1,20,000 रुपीज का। दिस विल बी माई करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी आने के बाद यू नो द वर्किंग कैपिटल ऑल्सो गिवन टू यू। And what is the formula for working capital? Current asset minus current liability. Working capital is given as what? 1,92,000 rupees. Current liabilities आप फाइंड आउट कर चुके हो अभी 1,20,000 रुपीज की। यहां से अभी आप करंट एसेट्स निकाल लो। तो करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे आपके अभी? इट इज 1,92,000 है ना वर्किंग कैपिटल? यस। तो ये आपका हो जाएगा टोटल डेप्ट मेरे पास कितने थे 2 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट 80,000, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट इसमें आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? इट विल बी 2 लाख, देन 3,12,000 रुपीज आ जाएगा। तो ये आपका आ गया अभी करंट एसेट। बस अभी आप रेशियो निकाल लो। तो करंट रेशियो क्या होगा आपका? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो दैट विल गिव यू 3,12,000 अपॉन 1,20,000। सॉल्व कर लो और अपने आंसर को ऐसे मत छोड़ के आ जाना, प्रॉपर डेसिमल में आंसर देके आपको दिखाना पड़ेगा कि आंसर कितना आ रहा है आपका। तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 3,12,000 अपॉन 1,20,000। तो आपका आंसर आएगा 2.6:1। तो इन दिस वे आपको आंसर शो करना है, समझा ना आपको? तो आपका ये सम सॉल्व हो गया। तो मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेटा मैनिपुलेशन करना है और डिफिकल्ट नहीं है ये। आपको करना क्या है, अपने माइंड में बैलेंस शीट का फॉर्मेट रखो और कुछ नहीं करना है। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। वर्किंग कैपिटल गिवन है 4,80,000 रुपीज का, ट्रेड पेबल गिवन है 2 लाख रुपीज के, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है 40,000 रुपीज का। ट्रेड पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पर आएंगे? इट इज ए करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? मेरा करंट लायबिलिटी। तो इस केस में अगर आप देखो तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ये। तो करंट लायबिलिटी मेरे कितने हो गए? 2,40,000 रुपीज के करंट लायबिलिटी हो गए। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 4,80,000 रुपीज का। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। समझा ना आपको? तो अभी करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे आपके? करंट एसेट्स यहां पर हो जाएंगे 4,80,000 प्लस 2,40,000। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। करंट एसेट मिल गए, करंट लायबिलिटीज मिल गई, हो गया सॉल्व। समझा ना आपको? ये सम बहुत इजी है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है। और कभी कभी आपको इन सब सम्स में अनवांटेड डेटा बहुत मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो अभी आप। वर्किंग कैपिटल गिवन है आपके पास 4,80,000 रुपीज का, करंट एसेट गिवन है 6 लाख रुपीज के, इन्वेंट्री गिवन है 4 लाख रुपीज की, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 1,50,000 रुपीज के। वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल? इट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट गिवन है, करंट लायबिलिटी आ जाएगी बहुत आराम से। तो इस सब में इन्वेंट्री का कोई यूज नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल का यहां पे कोई यूज नहीं है। इट इज ओनली फॉर योर कंफ्यूजन। समझा ना आपको? वर्किंग कैपिटल गिवन था, करंट एसेट गिवन है, सिंपल एक फॉर्मूला यूज करो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट विल गिव यू करंट लायबिलिटी, और वहां से रेशियो निकाल लो। तो कभी कभी क्वेश्चंस में आपके पास सरप्लस या अनवांटेड डेटा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारा डेटा यूज करना कंपलसरी है। जो आपका रिक्वायर्ड रहेगा वही आपको यूज करना है। क्वेश्चन का 14 का ए पार्ट हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। 14 का ए पार्ट देखो अभी क्या बोल रहा है। ए फर्म हैड ए करंट एसेट ऑफ 4,10,000 रुपीज। एक फर्म में कुछ करंट एसेट्स दिए हैं आपको 4,10,000 रुपीज के। आगे वो क्या बोल रहा है? इट देन पेड क्रेडिटर्स ऑफ 50,000, मींस आपने 50,000 के क्रेडिटर्स को पे कर दिया। ठीक है ना? 50,000 के क्रेडिटर्स को आपने पे कर दिया। आफ्टर द पेमेंट मींस पेमेंट करने के बाद, आफ्टर द पेमेंट
आपका जो रेशो था वो क्या हो गया 2.4:1। ये रेशो पेमेंट करने के बाद हुआ है। असर्टेन द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट। समझना इस चीज को। देखो, आपने कुछ करंट लायबिलिटीज को पे किया, ठीक है ना। करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कैश पे करना पड़ेगा। सिंपल से लॉजिक है, बिकॉज अकाउंट्स में आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो ना। इफ आई एम पेइंग टू माई क्रेडिटर्स, तो उसकी एंट्री क्या बनती है? उसकी एंट्री ये बनती है, क्रेडिटर अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो अगर मैं इनको पे कर रहा हूं तो इसकी एंट्री तो ये बनी ना अभी। तो दैट मीन्स इफ आई एम पेइंग टू द क्रेडिटर्स, तो उतना कैश भी तो कम हो जाएगा बिजनेस से। और कैश कहां पर काउंट होता है? कैश इज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट। कैश इज ए पार्ट ऑफ व्हाट? करंट एसेट। दैट मीन्स करंट लायबिलिटीज को पे करने के बाद, क्रेडिटर्स को पे करने के बाद मेरे पास करंट एसेट कितने बचेंगे? वो बचेंगे 4,10,000 माइनस 50,000। दैट मीन्स इट विल बी 3,60,000 रुपीज। तो क्रेडिटर्स को पे करने के बाद मेरे पास इतने अमाउंट के करंट एसेट बच जाएंगे। और वो क्या बोल रहा है? क्रेडिटर्स को पे करने के बाद जो रेशो था वो क्या हो गया? 2.4:1। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशो? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इट इज गिवन एज 2.4:1। क्रेडिटर्स को पे करने के बाद करंट एसेट कितने हो गए? 3,60,000। तो यहां से आपको करंट लायबिलिटीज मिल जाएंगी। तो करंट लायबिलिटीज जो आपकी यहां पर आएंगी, इट विल बी 3,60,000 अपॉन 2.4। तो इसको बस सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा करंट लायबिलिटी का। तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाई 2.4, इट विल बी 1,50,000। तो दैट मीन्स कि करंट लायबिलिटीज को, क्रेडिटर्स को पे करने के बाद मेरे पास करंट लायबिलिटीज कितनी बचेंगी? 1,50,000 रुपीज। और क्या पूछ रहा है? वर्किंग कैपिटल। तो वी नो द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल ऑल्सो। इट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दैट विल बी 3,60,000 माइनस 1,50,000। तो दैट विल गिव यू 2,10,000 रुपीज। तो ये आपका हो गया सम नंबर 14 का ए पार्ट सॉल्व। अभी मुझे बताओ 14 का ए पार्ट आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट तो मुझे बताओ। स्वाति, क्लियर हुआ 14 का ए पार्ट? सृष्टि? यस सर। ओके, कृतिका क्लियर है आपको? सर। रिया, कोई डाउट? नो सर। हरसिमरन क्लियर है? अनुश्री? हाँ सर, क्लियर है। ओके, वेरी गुड। कोई डाउट तो प्लीज पूछना मेरे को, ठीक है। तो ये 14 का ए हो गया। 14 का बी भी देख लेते हैं अभी एक बार। 14 के बी में देखो क्या बोल रहा है। इफ फर्म हैड ए करंट एसेट ऑफ 7,20,000 रुपीज। तो एक फर्म के पास कुछ करंट एसेट्स थे। कितने थे? 7,20,000 रुपीज के करंट एसेट्स थे। ये है आपका 14 का बी वाला पार्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आगे वो? इट देन परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट। सॉरी, तो इन्होंने कुछ गुड्स परचेज करे। कैसे परचेज करे? 30,000 रुपीज की क्रेडिट में परचेज किए। एंड प्लीज रिमेंबर, अकाउंट्स में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो अगर मैं कुछ गुड्स परचेज करता हूं तो उसकी एंट्री क्या बनती है? उसकी एंट्री ये बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो गुड्स जो आपने परचेज करे, इट इज ए पार्ट ऑफ स्टॉक एंड इट इज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट। आपको याद होगा स्टॉक हम लोग कहां पर दिखाते हैं? करंट एसेट में। तो अगर मैं कुछ गुड्स परचेज कर रहा हूं क्रेडिट में परचेज कर रहा हूं, तो उससे मेरे करंट एसेट भी बढ़ जाएंगे और करंट लायबिलिटी भी बढ़ेंगी मेरी। बिकॉज अगर आपने गुड्स परचेज करे क्रेडिट में, तो दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ऑल्सो ना। तो क्या बोल रहा है कि आपने कुछ गुड्स परचेज करे क्रेडिट में, कितने के परचेज करे? 30,000 के। ओके, तो गुड्स परचेज करने के बाद, आफ्टर द परचेज ऑफ गुड्स,
आपके पास जो करंट एसेट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 7,20,000 प्लस 30,000 हो जाएंगे, बिकॉज गुड्स स्टॉक इज ए पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री इज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट। आगे क्या बोल रहा है देखो, आफ्टर द परचेज द रेशियो बिकम्स 3:1। तो परचेज करने के बाद रेशियो क्या हो गया, 3:1, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द परचेज ऑफ गुड्स। तो आफ्टर द परचेज ऑफ गुड्स आपका जो रेशियो था वो क्या बन गया, 3:1 का रेशियो बन गया। फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो परचेज करने के बाद आपके करंट एसेट कितने हो गए थे, 7,50,000। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, करंट लायबिलिटी, तो दैट विल बी 7,50,000 बाई 3। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो करंट लायबिलिटी आपके आ गए 2,50,000 रुपीज की। और क्या पूछ रहा है आपसे, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज व्हाट, इट इज द डिफरेंस ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट तो गिवन है 7,50,000, करंट लायबिलिटीज कितनी है, 2,50,000। तो वर्किंग कैपिटल कितना हो गया आपका यहाँ पे, 5 लाख रुपीज। ये भी सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 के ए के पार्ट पे आ जाओ। करंट रेशियो भी दिया है, क्विक रेशियो भी दिया है, दोनों चीजें दी हैं आपको यहाँ पे। इसको मैं फिर से थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, इससे आपका विजिबिलिटी अच्छा हो जाएगा सम का। चल 15 के पे आ जाओ। करंट रेशियो गिवन है आपके पास 2:1 and quick ratio is also given to you as 1.5:1। current liabilities भी given है 1,60,000 रुपीज की। you have to calculate the current asset, quick asset and inventory। तो current asset निकालना है आपको, quick asset निकालना है आपको, और inventory भी आपको कैलकुलेट करनी है। current liabilities मुझे given है, सिंपल है काफी सम। ये फॉर्मूला क्या है इसका, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। रेशियो कितना गिवन है, 2:1। करंट लायबिलिटी मुझे पहले से गिवन है, इट इज व्हाट, 1,60,000 रुपीज। तो यहां से करंट एसेट कितना आ जाएगा मेरा, 3,20,000 रुपीज करंट एसेट आ गया। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये रेशियो कितना गिवन है, 1.5:1। करंट लायबिलिटीज अगेन मुझे गिवन है, दैट मीन्स इट विल बी क्विक एसेट अपॉन 1,60,000। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 160 इंटू 1.5 विल बी 2,40,000 रुपीज। तो ये 2,40,000 आ गया, सिंपल। अभी आपसे और क्या पूछा है, इन्वेंट्री। तो वी नो क्विक एसेट का फॉर्मूला देखो क्या होता है आपका, इट इज करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंडिचर माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंडिचर नहीं दिए, छोड़ दो, टेक इट एज 0। तो क्विक एसेट कितना निकाला आपने अभी, 2,40,000। करंट एसेट कितना है, 3,20,000। यहां से आपको इन्वेंट्री मिल गया अभी। तो इन्वेंट्री कितना हो जाएगा आपके पास अभी, इट विल बी 80,000 रुपीज। हो गया सम सॉल्व। सम सारे इजी हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना और कुछ नहीं करना है। 15 का भी आप होमवर्क में कर लेना, बिल्कुल सेम टू सेम सम है ये। 15 का सी भी सेम टू सेम है, इसको भी आप होमवर्क में कर लो। सिक्सटीन वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या बोल रहा है, करंट रेशियो गिवन है 4:1, क्विक रेशियो गिवन है आपके पास 1.2:1, ठीक है। वर्किंग कैपिटल गिवन है, इट इज व्हाट, 1,80,000 रुपीज। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, करंट एसेट निकालना है आपको एंड इन्वेंट्री भी निकालनी है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ये भी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। रेशियो कितना गिवन है, 4:1। दैट मींस वी कैन से दैट करंट एसेट विल बी इक्वल टू 4 करंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इट इज गिवन एज व्हाट, 1,80,000 रुपीज। करंट एसेट कितना है, 4 करंट लायबिलिटीज। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, 4 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,80,000।
तो करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा आपका 60,000 रुपीज का। करंट लायबिलिटी मिल गया तो करंट एसेट भी आ जाएगा अभी, तो करंट एसेट कितना हो जाएगा 2,40,000 रुपीज का। और क्या पूछा है आपसे, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के लिए आपको क्विक रेशियो को यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो इज व्हाट, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी रेशियो इज गिवन एज 1.2:1। करंट लायबिलिटी मैंने जस्ट अभी फाइंड आउट किया है, तो यहां से मुझे क्विक एसेट मिल जाएंगे 1.2 इंटू वॉट 60,000 रुपीज। तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा ये 12/6 का कितना होता है 72 ना, तो ये आपका आ गया 72,000 रुपीज। एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर क्विक एसेट ऑल्सो, इट इज व्हाट, करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स माइनस इन्वेंट्री। तो इट इज गिवन एज 72,000। करंट एसेट्स आपने कैलकुलेट किए थे 2,40,000 रुपीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, टेक इट एज 0 माइनस इन्वेंट्री। तो बस आप सॉल्व कर लो, इन्वेंट्री का वैल्यू भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो 2,40,000 माइनस 72,000, जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर इन्वेंट्री। तो ये भी सॉल्व हो गया। 17 आप होमवर्क में करोगे, ये भी सेम टू सेम सम है। एक सम का शीट मैंने और रखा है स्क्रीन पे, विच इज ये आपका शीट है। कभी कभी इस टाइप के सम्स आते हैं यहाँ पे, इसको मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। इन सम्स को समझना, इन सम्स को देखो। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा बोर्ड एग्जाम में, और आजकल के क्वेश्चन काफी फ्रिक्वेंटली आता है। आपके पास इस क्वेश्चन 7 की बात कर रहा हूं मैं, आपके पास इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन है 1.5:1 का, ठीक है ना। कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको दिए जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर, दे हैव गिवन अराउंड 15-16 ट्रांजेक्शन आपके पास गिवन है, और आपसे पूछा जाएगा कि आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन रेशियो आपका इंप्रूव हो जाएगा, रेशियो रिड्यूस हो जाएगा, और रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एट प्रेजेंट आपके पास जो रेशियो है वो कितना है 1.5:1। फॉर ईच ट्रांजेक्शन यू हैव टू गिव द रीजन ऑल्सो, आपके एग्जाम में रीजन भी देना है इसका। तो आपको रीजन के साथ बताना है इसका कि रेशियो में क्या चेंज आएगा। रेशियो इंप्रूव होगा, इसके बाद रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, या रेशियो में रिड्यूस हो जाएगा। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट। रियलाइजेशन मतलब सेल करना। तो आपने कुछ करंट एसेट को सेल कर दिया, तो मुझे सोच के बताओ इसका इस रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा। आफ्टर दिस रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस हो जाएगा, या रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट मींस कि आपने कुछ करंट एसेट्स को सेल किया है। तो सोच के मुझे बताओ कि इसका इस ट्रांजेक्शन का इस रेशियो पे क्या इंपैक्ट होगा। बताओ मुझे आंसर क्या होगा इसका। कौन बताएगा आंसर? हर्षिमरन, मेरा वॉइस आ रहा है आपको? सृष्टि, स्वाति, अनुश्री। मुझे कभी कभी डाउट होता है कि मेरा वॉइस आपको आ भी रहा है, नहीं आ रहा है। वैसे मेरा वॉइस आ रहा है ना, आप लोगों को नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ना, ओके। मुझे डाउट हो जाता है बीच बीच में कभी कभी, मेरा वॉइस आप लोगों को पहुंच भी रहा है नहीं पहुंच रहा है। हाँ, तो बताओ रे, आपका वॉइस मुझे आया अभी। पहले ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होगा रेशियो पे? रेशियो इंप्रूव होगा, इसके बाद डिक्रीज होगा, या फिर रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। आपने कुछ करंट एसेट को सेल किया है, आएगा सर। चेंज तो आएगा, बट क्या चेंज होगा? रेशियो में कुछ इंप्रूवमेंट आ जाएगा, या कुछ चेंज नहीं होगा, या कुछ डिक्रीज हो जाएगा रेशियो? क्या क्या होगा यहाँ पे? एसेट सेल हुआ है तो इम्प्रूव होगा। इंप्रूव होगा। रीजन?
करंट एसेट सेल हुए यार, फिक्स्ड एसेट सेल नहीं हुए। चलो मैं आपको एक दो करवाता हूँ, फिर आप सोचना, ठीक है ना। पहले मैं आपको एक दो समझाता हूँ करने कैसे होते हैं सब। देखो आपसे वो बोल रहा है करंट एसेट्स आपने सेल किए। अकाउंट्स में हम लोग क्या फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। तो आपके करंट रेशियो का फॉर्मूला यहां पर क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर आपने किसी करंट एसेट, सपोज आपने यहां पे लिखा होता इन्वेंट्री को सेल किया सपोज, तो अगर आप इन्वेंट्री को सेल करोगे तो आपके बिजनेस से उतना इन्वेंट्री चला गया, बट आपके पास उतना कैश भी तो आ जाएगा ना। सोचो आप, अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मैंने 50,000 के गुड्स सेल किए, तो 50,000 के गुड्स तो चले गए, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट 50,000 का कैश भी तो मेरे पास आएगा। तो करंट एसेट की मैं अगर बात करूं तो इसमें इन्वेंट्री भी आती है, इसमें कैश इन हैंड भी आता है, इसमें कैश एट बैंक भी आता है, इसमें प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स भी आती है, सब कुछ आता है ना इसमें। तो अगर सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने 50,000 रुपीज के गुड्स सेल किए, तो 50,000 के गुड्स माइनस हो गए, बट उतना कैश भी तो मेरे पास आएगा। सोचो, तो एज ए नेट रिजल्ट आपका करंट एसेट में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। एज ए नेट रिजल्ट करंट एसेट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर करंट एसेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इस रेशो में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। अभी समझा आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है इसको। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, एक दो मैं आपको और करवाऊंगा अभी। पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। आपके पास जो करंट रेशो है वो है 1.5:1। सर हाँ प्लीज बोलो ना। सर ये वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। फर्स्ट वाला ना? हाँ सर। हाँ दोबारा बताता हूँ। देखो अभी आप इतना लॉजिक रखो, आप यहाँ पे सभी लोगों को बोल रहा हूं मैं कि अकाउंट्स में आपको डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना होता है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000, सपोज मैंने आपसे ये बोल दिया, तो इसको अगर आप दो पार्ट में ब्रेक करते हो तो बिजनेस से इतने गुड्स जो होंगे वो चले जाएंगे, बट उतना कैश भी तो बिजनेस के अंदर आएगा। सोचो, बिजनेस में से उतने गुड्स गए बट उतना कैश भी तो बिजनेस के अंदर आ रहा है ना। तो यहां पर देखो आपका जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री आपका माइनस हो जाएगा 10,000 से और कैश में 10,000 प्लस हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं तो ये दोनों चीजें तो करंट एसेट का पार्ट ही है। तो करंट एसेट में आपने यहां पे क्या किया, आपने 10,000 माइनस किया, इन्वेंट्री आउट हो गई, और आपने 10,000 प्लस भी कर दिया। तो एज ए नेट रिजल्ट करंट एसेट में तो कोई चेंज नहीं आया ना यहां पे। रिया क्लियर हो आपके? हाँ सर। तो इसीलिए आपका रेशियो यहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। अभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो आपका रेशियो है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका हो गया डिनोमिनेटर। करंट लायबिलिटी को मैं अगर पे करूंगा, सोचो आप खुद सोचो, करंट लायबिलिटी को अगर मुझे पे करना है तो मुझे उसके लिए कैश पे करना होगा या नहीं पे करना होगा? बट नेचुरल पे करना होगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं मैंने क्रेडिटर्स को पे किया, तो क्रेडिटर्स को पे करने में डेफिनेटली मेरे लायबिलिटीज कम होंगी, बट मुझे उनको उतना कैश भी तो पे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहां पर यह बोल दूं कि क्रेडिटर्स ऑफ ₹500 पेड, तो आप इसकी एंट्री क्या पास करोगे? आप इसकी एंट्री ये पास कर दोगे, क्रेडिटर अकाउंट। आपको एंट्री पास नहीं करनी है एग्जाम में, ओनली फॉर योर जस्टिफिकेशन मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पे। क्रेडिटर अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसकी एंट्री यही बनेगी ना। तो दैट मींस क्रेडिटर को पे करने में आपकी करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है और उतने ही अमाउंट से आपके करंट एसेट भी तो कम हो जाएंगे। सोचो, बिकॉज आप उनको कैश पे करोगे और कैश पे करने से आपके बिजनेस से कैश आउट होगा और आपके उतने अमाउंट से करंट एसेट भी कम हो जाएंगे।
ये मेरी बात को बहुत केयरफुली सुना आप। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि ठीक है नो चेंज बिकॉज करंट लायबिलिटी भी कम हो गई, करंट एसेट भी कम हो गया, नो चेंज। बट वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। जहां पर भी चेंज दोनों प्लेसेस में हो, जैसे देखो आप यहां पे करंट एसेट में भी चेंजेस हैं, करंट लायबिलिटीज में भी चेंजेस हैं, क्योंकि आपने क्रेडिटर्स को पे किया। क्रेडिटर्स को पे करने में आपके पास से कैश आउट हुआ, तो दैट मींस करंट एसेट में कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। क्रेडिटर को पे करने में करंट लायबिलिटी भी कम हो रही, दैट मींस करंट लायबिलिटी में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो जब भी चेंज दोनों प्लेसेस पे हो, न्यूमरेटर में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वहां पर अपने माइंड में एक नंबर लेके सॉल्व कर लेना, चाहे रफ में कर लेना। कैसे करना है आपको, करंट रेशो दिया है आपको यहाँ पे 1.5:1, इसको लिख लो आप 1500 अपॉन 1000, ऐसे लिख लो। अभी एज्यूम कर लो माइंड में कि आपने 500 रुपीज के क्रेडिटर्स को पे किया, तो क्रेडिटर्स को पे करने में करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी और उतना कैश भी बिजनेस से आउट होगा, और उसके बाद नंबर क्या बचे 1000 अपॉन 500, और ये रेशो क्या बन गया 2:1। दैट मीन्स आपका रेशो 1.5:1 से बढ़कर क्या हो गया, अभी 2:1 हो गया रेशो अभी आपका। तो रेशो यहां पर क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का, जहां पर भी चेंजेस दोनों प्लेसेस में है, प्लीज टेक ए नंबर इन द माइंड और सॉल्व कर दो, यू विल गेट द इंस्टेंट आंसर। अदरवाइज आप सोचते रहोगे, तो जब भी किसी भी इक्वेशन में चेंजेस दोनों प्लेसेस में हो रहे हैं, एक नंबर लो, रफ में सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो इस केस में आपका यहां पे आंसर क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। आपके पास कुछ बिल्स रिसीवेबल थे जो डिसऑनर हो गए। किसी को याद है 11th का वो बेसिक, कि अगर आपका बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो आप क्या एंट्री पास करते थे? अनुश्री, याद है आपको एंट्री? इफ बिल रिसीवेबल गेट्स डिसऑनर, जर्नल एंट्री क्या पास करते थे? कृतिका, स्वाति, एंट्री याद है आपको? किसी को याद नहीं एंट्री? री, आपको याद है एंट्री वो? इफ बिल्स रिसीवेबल गेट्स डिसऑनर, जर्नल एंट्री क्या बनाते थे उसकी हम? चलो मैं बताता हूं आपको। हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, कोई नहीं। बताओ बताओ, बोल रहे तो बोलो प्लीज। देखो, हाँ, रिसीवेबल टू टू पर्सनल अकाउंट, नहीं, डेटर अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री बनती थी। डेटर अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो अगर कोई बिल डिसऑनर हो रहा है तो आप उतने अमाउंट से अपनी बुक्स में डेटर्स को इंक्रीज करते थे, और वो बिल अभी खत्म हो गया तो बिल अभी आपका बुक से आउट हो जाएगा, बिकॉज ये बिल डिसऑनर हो चुका है। तो देखो अभी आप ये चीज एनालाइज करनी है आपको, डेटर इज ए ऑल्सो पार्ट ऑफ करंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल इज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट। तो अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल कम हो गए और डेटर्स बढ़ गए, नेट इफेक्ट क्या हुआ, 0, मींस करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा तो आपके रेशो में भी कोई चेंज वहां पर नहीं आएगा। सेल ऑफ गुड्स एट पार, सेल ऑफ गुड्स एट पार, एट पार मतलब ना आपने प्रॉफिट पे सेल किया ना आपने लॉस में सेल किया, जिस अमाउंट पे आपकी बुक्स में थे उसी प्राइस पे आपने इसको सेल कर दिया। तो देखो, गुड्स इज ए पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो अगर मैं कुछ गुड्स सेल करता हूं तो मेरी इन्वेंट्री उतने अमाउंट से कम हो जाएगी, मेरी इन्वेंट्री उतने अमाउंट से कम हो जाएगी, बट उतना कैश भी तो मुझे मिलेगा ना।
एंड कैश एंड इन्वेंट्री बोथ आर पार्ट ऑफ करंट एसेट। तो जितने अमाउंट का इन्वेंट्री कम हुआ उतने अमाउंट के करंट एसेट भी तो बढ़ गए। तो एज ए नेट इफेक्ट करंट एसेट में नो चेंज और आपके रेशो में भी नो चेंज। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, देखो सेल ऑफ गुड्स एट ए प्रॉफिट। सेल ऑफ गुड्स एट ए प्रॉफिट, इसका आप लोग थोड़ा सोच के बताओ मुझे। सपोज मैं यहां पे बोलता हूं सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर 60,000। अभी बताओ मुझे सोच के इसका इस रेशो पे क्या इंपैक्ट आना चाहिए। रेशो इंप्रूव हो जाना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, या कोई चेंज नहीं आएगा। सोच के बताओ विद रीजन। सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर 60,000। आया किसी का आंसर? किसी का भी नहीं आया आंसर? चलो मैं करवाता हूं आपको। करंट एसेट देखो, आप चीजों को समझो, मेमोराइज मत करना कभी भी गलती से इन चीजों को, बिकॉज क्वेश्चन कुछ भी बना देंगे आपके लिए वो। करंट एसेट में वो क्या क्या आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी स्टॉक ऑफ गुड्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, ये सब कुछ आपका आता है करंट एसेट के अंदर। ठीक है ना? अभी मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000, दैट मीन्स आपके पास से ₹50,000 के गुड्स चले गए। ठीक है ना? आपने इन गुड्स को कितने प्राइस पे सेल किया? आपने इसको सेल किया 60,000 में, तो आपके बुक्स में, आपके बिजनेस में ₹60,000 का कैश बढ़ेगा। गुड्स कितने आउट हुए? 50,000 के। कैश कितना आया? 60,000 का। तो एज ए नेट रिजल्ट आपका जो करंट एसेट है वो 10,000 से बढ़ जाएगा। और करंट एसेट अगर 10,000 से बढ़ेगा तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इफ करंट एसेट इंक्रीजेस तो आपका रेशियो भी तो इंक्रीज करेगा। ये पार्ट समझा आप लोगों को? भी किसी को अभी भी डाउट है प्लीज मेरे को पूछो, बिकॉज ये एग्जाम में एवरी ईयर आता है 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि यहां पर तो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। समझा? कर देंगे क्या बोल रहे हो स्वाति आप? हाँ ठीक, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ये था कि सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर 60,000, ये क्वेश्चन था। और मैंने आपसे पूछा कि इसका इस रेशो पे क्या इंपैक्ट आएगा। रेशो इसके बाद इंप्रूव होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, या रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चीजों को एनालाइज करना है, मेमोराइज नहीं करना है। देखो अभी कैसे एनालाइज करना है, मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। देखो वी नो करंट एसेट में क्या क्या आता है। करंट एसेट में कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, इन्वेंट्री आती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, बिल्स रिसीवेबल आते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि मैंने 50,000 के गुड्स को 60,000 में सेल किया, तो मेरे पास से, मेरे बिजनेस से कितने गुड्स गए? मेरे बिजनेस से गुड्स गए 50,000 के।
बट मुझे कैश कितना मिला, मुझे कैश मिला 60,000 रुपीज का। तो एज ए नेट रिजल्ट मेरे जो करंट एसेट्स हैं बिजनेस के, दैट विल इंक्रीज बाई ₹10,000। और अगर आपके करंट एसेट्स बढ़ेंगे, एज ए नेट रिजल्ट आपका करंट रेशियो भी यहां पे इंप्रूव हो जाएगा। स्वाति क्लियर हुआ आपको अभी? Okay. चलो फिर नेक्स्ट वाला तो अभी आप लोग सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट वाला है सेल ऑफ गुड्स एट लॉस। सेल ऑफ गुड्स एट लॉस, एट लॉस। अभी तो आई थिंक ये सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस हो जाएगा, या कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए गुड्स या कॉस्टिंग रुपीज या वर्थ रुपीज 50,000 वर सोल्ड फॉर 40,000। अभी ट्राई करो इसको एक बार, अब तो होना चाहिए। आपको बताना है करंट रेशियो में क्या चेंज आएगा इस ट्रांजैक्शन के बाद। सर रिड्यूस होगा। रीजन क्या हुआ कृतिका? सर बिकॉज सेल है कुछ का। हाँ तो फिर मतलब रिड्यूस तो होगा आपका तो आंसर राइट करंट, हाँ तो करंट एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। है। रीजन क्यों रिड्यूस होंगे वो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, रिड्यूस क्यों हो जाएंगे? आपका आंसर राइट है कृतिका, आंसर रॉन्ग नहीं है। अनुश्री कुछ बोला, आप बता, क्या बता रहे थे आप? सर क्योंकि उसका सेल तो लॉस में हो रहा है ना, तो कैश रिड्यूस हो जाएगा, तो अब रेशियो भी रिड्यूस होगा। ओके, दैट मीन्स सही बोल रहे हो आप, दोनों लोग के आंसर राइट है। दैट मीन्स आपके पास से जो गुड्स गए, आपके पास से गुड्स गए 50,000 रुपीज के, बट कैश कितना मिला? कैश मिला 40,000 रुपीज का। एज ए नेट रिजल्ट आपका जो करंट एसेट है वो 10,000 रुपीज से कम हो जाएगा। और किसी भी रेशो में अगर आपका न्यूमरेटर फॉल हो रहा है तो वो रेशो अपने आप फॉल होगा। तो एज ए नेट रिजल्ट आपके जो करंट एसेट्स हैं वो 10,000 से कम होंगे, तो इसके बाद आपका जो करंट रेशो है वो फॉल या डिक्लाइन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अभी इसके एनालाइज करना है, पता है ये सब चीजें मेमोराइज नहीं कर सकते हम। सेल ऑफ, सॉरी उससे पहले परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, इसको बताओ, एक बहुत इजी है, फटाफट बताओ सोच के। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, अमाउंट अपनी मर्जी से चाहो तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो आपको बताना है करंट रेशियो पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, जिसको भी आ रहा आंसर बोलो। देखो आंसर बोलने में कोई हेजिटेट मत करो, आंसर क्या रॉन्ग ही तो होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। सर नो चेंज। रीजन क्या होगा अनुश्री? रीजन सर क्योंकि कैश और गुड्स इन होंगे और कैश आउट। बस सिंपल, जितने अमाउंट के गुड्स इन होंगे उतने अमाउंट का कैश आउट हो जाएगा। तो गुड्स हमारा इन्वेंट्री का पार्ट होता है, तो इन्वेंट्री आपका बढ़ेगा और उतने ही अमाउंट से आपका कैश कम हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट करंट एसेट विल नॉट चेंज, और इफ करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं होगा तो रेशो में भी कोई चेंज वहां पे नहीं आएगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जब भी चेंज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह होगा तो प्लीज टेक ए नंबर देन सॉल्व। तो आपका जो करंट रेशियो था यहाँ पे वो था 1.5:1। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दूंगा, आपने गुड्स परचेज करे हैं बट कैश में नहीं परचेज करे। आपने कैसे परचेज करे? आपने क्रेडिट में परचेज करे। तो इससे आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे। क्रेडिटर इज ए करंट लायबिलिटी। आपके पास जो गुड्स थे वो कम हो, सॉरी बढ़ जाएंगे, वो भी इन्वेंट्री भी बढ़ेगी आपकी। इन्वेंट्री इज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट। तो जब भी चेंज न्यूमरेटर में
और डिनोमिनेटर में दोनों प्लेसेस पे हो तो प्लीज टेक ए इमेजिनरी नंबर इन द माइंड एंड देन सॉल्व। आपका आंसर कभी रॉन्ग होगा नहीं। एज्यूम कर लो कि आपने यहाँ पे सपोज से फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 1 लाख के गुड्स परचेज करे, एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, इसमें कुछ लिमिटेशन नहीं है। आपको जो नंबर कंफर्टेबल लग रहा है, आपको जो लग रहा है नंबर इजीली डिवाइड कर सकते हो आप, वो नंबर एज्यूम कर लो। तो देखो मैं करता हूं इसको सॉल्व। मैं करता हूं तो कैसे करता, करंट रेशियो मुझे गिवन है 1.5:1, मैं इसको एज्यूम कर लेता यहाँ पे, इट इज से 1500 अपॉन में 100 कर देता इसको, ऐसा कर लेता, सॉरी 1000 नॉट 100, 1000। समझा ना आपके। अभी मैं क्या करता, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट है तो मेरे करंट एसेट बढ़ेंगे बिकॉज मुझे गुड्स मिलेंगे, तो मैं एज्यूम करता मेरे पास यहाँ पे 1000 के मैंने गुड्स परचेज करे, उतने ही अमाउंट से आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी बिकॉज आपने ये गुड्स क्रेडिट में परचेज किए हैं। तो उसके बाद करंट एसेट कितने होगा मेरे पास 2500 के, और ये हो गया 2000 रुपीज का। और अभी आप सॉल्व कर लो, 25/2 मीन्स कितना हो जाएगा, ये 1.25। तो आपका रेशियो 1.25:1 हो गया, तो रेशियो यहाँ पे क्या हो गया आपका, अभी रिड्यूस या डिक्रीज हो गया। तो इन दिस वे नंबर लेके सॉल्व भी कर सकते हो। तो बट ध्यान रखना इस चीज का, जहां पर भी चेंजेस दोनों प्लेसेस में हो रहे हैं, प्लीज टेक ए नंबर देन सॉल्व। नेक्स्ट, सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, सोच के बताओ इसका इस रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा। सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, आपने कुछ फर्नीचर सेल किया है, कैसे सेल किया, कैश में सेल किया, करंट रेशियो गिवन है 1.5:1, इट इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये आंसर मुझे आप लोगों को ही देना है, बताओ मुझे इसका इस रेशियो पे क्या इंपैक्ट आ जाएगा फर्नीचर सेल करने के बाद। सर नो चेंज। रीजन कृतिका, कृतिका आपने दिया ना आंसर ये? नहीं सर, अनुश्री ने। अच्छा अनुश्री, अनुश्री बताओ। नहीं, सर, ओके ओके, अनुश्री रीजन क्या होगा? सब बाई रीजन होगा ना कि कैश कम्स इन एंड फर्नीचर गोes out. बट फर्नीचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ करंट एसेट ना, इट इज ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर इज नॉट ए करंट एसेट, इट इज ए फिक्स्ड एसेट। अभी बताओ क्या चेंज आएगा रेशियो में? देखो इजी है, कुछ नहीं है, कुछ भी नंबर भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखो आपने एक फर्नीचर को सेल किया, अभी कितने का फर्नीचर था, मुझे क्या मतलब उससे। फर्नीचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ करंट एसेट। तो फर्नीचर बिजनेस से आउट होने में करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर मैंने फर्नीचर को सेल किया तो उससे तो मेरे फिक्स्ड एसेट कम हो जाएंगे ना, बिकॉज फर्नीचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ करंट एसेट। बट फर्नीचर को सेल करने के बाद जो मुझे कैश मिला, वो कैश तो करंट एसेट को इंक्रीज कर देगा ना। सोचो आप, जो फर्नीचर आउट हुआ बिजनेस से, उससे मेरे करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बट जो फर्नीचर को सेल करने में कैश मुझे मिला, दैट कैश that will increase my current asset, and because of this my ratio will improve or it will increase. समझा आपको ये? अनुश्री क्लियर हुआ? यस सर। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए बेटा, बिकॉज ये एग्जाम्स में आते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी सपोज मैं आपसे यहां पर ये बोल देता कंफ्यूज करने के लिए, सेल ऑफ फर्नीचर इन लॉस, तो अभी क्या रेशियो पे इंपैक्ट आता?
अभी भी रेशियो इंप्रूव ही होता। तो देखो अभी सब समझो इस चीज को, सपोज मैं आपसे ये बोल दूं कि मेरे पास एक 1 लाख रुपीस का फर्नीचर था, मेरे पास यहाँ पे एक सपोज 1 लाख का फर्नीचर था, जिसको मैंने सपोज सेल कर दिया 1000 रुपीज में। इसको आप 1000 में सेल करो, 1 रुपीज में सेल करो, आपका करंट रेशियो हर केस में इंप्रूव करेगा। क्यों इंप्रूव करेगा? बिकॉज जो फर्नीचर आप बुक से आउट करते हो वो करंट एसेट का पार्ट ही नहीं है, वो आपके करंट एसेट का पार्ट ही नहीं है। तो जो फर्नीचर मैंने बुक से आउट किया उससे मेरे करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। बट जो कैश इन होता है, तो चाहे कैश 1000 इन हो, 1 रुपीज इन हो, 100 रुपीज इन हो, दैट विल इंप्रूव माई करंट एसेट, और उससे मेरा रेशियो यहां पर क्या होता है? इंप्रूव होता है। समझा आप लोगों को ये? तो इन दिस वे आपको एनालाइज करना है चीजों को, और इन चीजों को तो मेमोराइज हम इनफेक्ट कर ही नहीं सकते, एनालाइज करके ही आप आंसर कर सकते हो इस चीज के। रिमेनिंग जो बच्चे आप इसको होमवर्क में सॉल्व करोगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी फिर न्यू रेशियोज पे कुछ मूव करते हैं। बट आप लोग सारे रेशियोज के फॉर्मूलाज वगैरह सब पढ़ के रखो, ठीक है ना? तो आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।